नमस्कार, मैं शिवानी राय। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना पुस्तक जो कि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की है, इसमें अध्याय 1 के अंतर्गत मानक परिनिष्ठित हिंदी आज हम देखेंगे। मानक या परिनिष्ठित हिंदी। अक्सर यह प्रश्न किया जाता है कि हिंदी का मानक रूप क्या है, इसका आधार और मूल स्रोत क्या है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियों में एक खड़ी बोली से हिंदी का सीधा संबंध है। यह खड़ी बोली एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। अपने ठेठ रूप में यह रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून और अंबाला जिलों में बोली जाती है। इनमें मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी जाती है। यह सच है कि पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली का साहित्यिक या मानक रूप आज सारे देश में प्रचलित है, लेकिन वर्तमान अवस्था तक पहुंचने में उसे परिष्कार, संशोधन और समन्वय की अनेक स्थितियों से गुजरना पड़ा है। 19वीं शताब्दी से आज तक विगत 150 वर्षों में खड़ी बोली का जो परिष्कार, परिशोधन और संस्कार हुआ है, वह मेरठ, दिल्ली और आगरा में बोली जाने वाली खड़ी बोली से काफ़ी भिन्न हो गई है। कुछ उदाहरण देकर इस अंतर को स्पष्ट कर उसका मानक रूप स्थिर किया जा सकता है। पहला है कि मानक खड़ी बोली में द्वितीय ध्वनियों की प्रधानता नहीं है। महत्वपूर्ण है यह कि मानक खड़ी बोली में द्वित्व ध्वनियों की प्रधानता नहीं होती है, किंतु मेरठी अथवा पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली में द्वितीय ध्वनियों का उच्चारण आज भी वहाँ के सामान्य लोग करते हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी है और इधर मानक हिंदी है। पश्चिमी हिंदी में है गाड़ी, मानक हिंदी गाड़ी, धोती धोती, बेटी बेटी, राड़ी रानी, देखा देखा, जाता जाता, रोटी रोटी। तो पश्चिमी हिंदी में द्वितीय ध्वनियों की अधिकता और मानक हिंदी में द्वितीय ध्वनियाँ नहीं होती हैं। पश्चिमी हिंदी और मानक खड़ी बोली हिंदी की क्रिया रचना में भी अंतर है। दूसरा है कि पश्चिमी हिंदी और मानक खड़ी बोली हिंदी की क्रिया रचना में भी अंतर है। वर्तमान में पश्चिमी हिंदी में बोलते हैं चले हैं और मानक हिंदी होता है चलता है, चलू हूँ, चलता हूँ, मारू था, मारता था। भूतकाल में भी पश्चिमी हिंदी का देखते हैं चल्या चला, लिख्या लिखा, उठा उठा। तीसरा है कि कारक रचना की दृष्टि से भी दोनों में अंतर है। मानक हिंदी में और पश्चिमी हिंदी में कर्ता के लिए है न ड़य और मानक हिंदी होता है कर्ता के लिए ने। कर्म के लिए है क न और मानक हिंदी में होता है को। कर्ता ने कर्म को। करण में होता है स और कौमा मुँह, लेकिन करण में होता है मानक हिंदी में से। संप्रदान कु, कौमा रे, कौमा ने और हिंदी में होता है संप्रदान के लिए। अपदान स फिर सु पश्चिमी में, लेकिन हिंदी में होता है मानक हिंदी में से। अधिकरण पै ऊपर और मानक हिंदी में होता है में, कौमा पर। चौथा है कि सर्वनामों के प्रयोग में भी अंतर है। जैसे मुझ को मुझ कहा जाता है, हमारा को हमारा कहा जाता है। क्रिया विशेषणों में भी उच्चारणगत अंतर है। जैसे अब होता है मानक हिंदी में और ऐसे इब कहा जाता है पश्चिमी में। अभी, इभी, वहाँ, वहाँ, जहाँ, जा, क्यों कहा जाता है हिंदी में और क्यों कहा जाता है पश्चिमी हिंदी में। छठवां है कि मानक हिंदी के इन स्त्रीलिंग प्रत्यय के स्थान पर पश्चिमी हिंदी में अन अड़ प्रत्यय लगते हैं। जैसे चमारिन का होता है चमारड़ और धोबिन का होता है धोब्बड़। अन और अड़ लग जाता है। चमारड़ और मानक हिंदी में होगा चमारिन, धोबिन और धोब्बड़ होगा पश्चिमी हिंदी में। उपयुक्त उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित मानक हिंदी का स्वरूप स्वतंत्र हो गया है और मेरठी हिंदी से वह कहीं अधिक परिष्कृत भी हो गया है। अतएव आचार्य वाजपेयी का यह कथन सही है कि राष्ट्रभाषा हिंदी का लेखक
मेरठ की खड़ी बोली का एकमात्र अनुसरण नहीं कर सकता। मानक हिंदी ने देसी विदेशी अनेक शब्दों को ग्रहण कर और अपने परिवार की अनेक बोलियों और अन्य भाषाओं के प्रभावकारी तत्वों और शक्तियों को मिलाकर एक ऐसी परिष्कृत खड़ी बोली का शानदार रूप गठित किया है जो आज राष्ट्रभाषा का गौरव बन गई है। आधुनिक हिंदी व्याकरण उसी परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रतीक है। इसने पश्चिमी हिंदी की मर्दानगी और पूर्वी हिंदी की मधुरता का सुंदर समन्वय किया है। अभ्यास है कि निम्नलिखित कथनों में से कुछ सत्य है और कुछ असत्य। जो कथन सत्य है उनके सामने सही का चिन्ह लगाना है और जो असत्य है उनके सामने गलत का चिन्ह। मनुष्य समाज से अलग रहता है, यह गलत है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, यह सही है। भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है, यह भी सही है। भाषा का रूप स्थिर है, यह भी सही है। बोली से हमारा तात्पर्य उस भाषा से है जिसे हम घरों में बोलते हैं, सही है। विभाषा का क्षेत्र बोली के क्षेत्र से व्यापक नहीं होता है, यह गलत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है। हिंदी की अपनी प्रकृति है पर उसने संस्कृत का अंधानुकरण नहीं किया है। देवनागरी लिपि में ध्वनि प्रतीकों का स्वर और व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है। हिंदी भाषा जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में लिखी भी जाती है। हिंदी की सरलता का यह एक प्रमुख कारण है कि इसकी अधिकांश क्रियाएं कृदंत है। हिंदी में विभक्तियों का प्रयोग क्रिया की स्पष्टता, सरलता और सुनिश्चिति के लिए होता है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये शब्द संस्कृत के न होकर फारसी के हैं। ईरानियों की प्राचीनतम धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदी, हिंदू आदि शब्द मिलते हैं। 6ठी शताब्दी के बादशाह नौशेरवा के राजकवि ने पंचतंत्र की भाषा को जबान हिंदी की संज्ञा दी है। अकबर के दरबारी कवि रहीम को हिंदी कवि कहा गया है। संसार की भाषाओं में हिंदी भाषा को तृतीय स्थान प्राप्त है। संस्कृत वाङ्मय देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी में कृदंत क्रियाओं को अधिक पसंद किया गया है क्योंकि ये बहुत सरल और स्पष्ट है। हिंदी में विशेषण के साथ अलग विभक्तियां लगाने का बखेड़ा भी नहीं है। हिंदी के कुछ अव्यय संस्कृत से आए हैं और कुछ अपने हैं जो अपनी विशेषता लिए हुए हैं। मानक खड़ी बोली में द्वितीय ध्वनियों की प्रधानता नहीं है, लेकिन पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली में द्वितीय ध्वनियों का उच्चारण आज भी वहाँ के सामान्य लोग करते हैं। इस प्रकार से आज समाप्त हो गया एक अध्याय डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना का एक जो अध्याय समाप्त हो गया। इसमें हम लोगों ने देखा है भाषा का स्वरूप, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय, हिंदी का नामकरण, हिंदी का क्षेत्र देखा, हिंदी का महत्व देखा और हिंदी की विशेषताएं देखी। धन्यवाद।